welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic batch course in Hindi. हम लोग यहाँ पर लेकर आए आपके लिए हिंदी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच कोर्स. ओके, सो वी आर स्टार्टेड हियर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है. डिफरेंट थ्योरीज देख रहे थे. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे. सेकेंडली वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को उसके ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमको कुछ डिफरेंट थ्योरीज देनी पड़ी और इनमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, सबसे पहले यहाँ पर आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस माने गए थे. क्या माना गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज कंसिडर्ड दैट द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एट द पॉइंट नेगेटिव चार्जेस. ओके, यहाँ पर क्या कहा गया कि लिगेंड्स जो हैं वो सिंपल पॉइंट की तरह हैं नेगेटिव चार्ज के. ओके, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डी ऑर्बिटल को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज है. इसलिए दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है. ठीक है, सेकेंड एजम्पशन यहाँ पर क्या माना गया था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, कि मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया? थर्ड पॉइंट यहाँ पर कहा गया कि इन फ्री मेटल आयन, जब एक मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है तो उसमें जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डीजेनरेट होते हैं. डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट. ओके, ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे डीजेनरेट हैं, मतलब इन सब की एनर्जी जो है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सबकी एनर्जी में. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है? ये जो डी ऑर्बिटल्स है इनकी डीजेनेरेसी रिमूव हो जाती है. ओके, इन कॉम्प्लेक्स द डी ऑर्बिटल इज नाउ नो मोर डीजेनरेट. व्हाई? दिस इज ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स. ये होता है लिगेंड्स की अप्रोच की वजह से. तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये डी लेवल्स जो हैं ये फर्दर क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं. दो लेवल्स में ये क्या करेंगे? स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हो जाएगी. ये इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल किस तरीके से स्प्लिट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम समझेंगे दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सबसे पहले जो हमको देखना है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो इस लेक्चर में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने वाली है, कैसे उसकी एनर्जीज को हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारा कुछ समझेंगे. ठीक है, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? ये आपकी सेंटर में मेटल है. ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है? एक्सिस है. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, ये जेड एक्सिस है. ठीक है, अभी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्हीं एक्सिस पर लाई कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, हमारा जो लिगेंड है वो कहाँ से आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स होते हैं. आपने कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं तो वो किस टाइप के होते हैं? ML6 इस टाइप के होते हैं. यानी कि जो हमारे 6 लिगेंड्स हैं वो इन 6 एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं ना, -x -y -z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये जो लिगेंड्स है यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे लिगेंड्स. अब ये लिगेंड्स कैसे हैं? पॉइंट नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या कर रहे हैं? यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, इस मेटल के पास डी ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो क्या होगा? इन लिगेंड्स के बीच में और वो निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा. ओके, अभी जो ऑर्बिटल्स डायरेक्टली लाई कर रहे हैं, इस लिगेंड की डायरेक्शन में डायरेक्टली लाई कर रहे हैं, उन पर रिपल्सन ज्यादा फील होगा. और जो बीच में लाई कर रहे हैं, यानी इन जो एक्सिस हैं इनके बीच में कुछ ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं, उन पर डायरेक्टली इस लिगेंड का रिपल्सन फील नहीं होगा. इसलिए वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होंगे? कम रिपल्सन को महसूस करेंगे. ठीक है, तो हमको पता है जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. इनमें से जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें से 3 डी ऑर्बिटल्स कैसे हैं? DXY, DXZ और DYZ. इनके लोब्स डायरेक्टली एक्सिस पर लाई नहीं करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या करेंगे? कम रिपल्सन को फील करेंगे. फील्स लेस रिपल्सन. ओके,
ये कम रिपल्सन महसूस करेंगे लिगेंड्स से, जबकि दूसरे दो ऑर्बिटल्स भी है हमारे, वो कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनके लोब्स आपको पता है डायरेक्टली एक्स वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन को महसूस करेंगे, सो इट विल फील मोर रिपल्सन। ठीक है, अब दो टाइप के यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स हो गए, एक ऑर्बिटल जो ज्यादा रिपल्सन महसूस कर रहे हैं और एक जो कि कम रिपल्सन महसूस कर रहे हैं। तो जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो इससे क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, तो ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। देखिए ये हमारे थे 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, 5d ऑर्बिटल्स थे, जब हम मेटल कॉम्प्लेक्स देख रहे थे तो उसमें क्या थे, ये डिजेनरेट स्टेट में थे। ठीक है, दीज आर इन डिजेनरेट स्टेट। अभी क्या हुआ, जब आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना तो कुछ लिगेंड, कुछ जो ऑर्बिटल्स थे वो क्या हुआ, उनकी एनर्जी डाउन हो गई। किसकी एनर्जी डाउन होगी, T2G सेट की। ये कम रिपल्सन फील कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्सन महसूस कर रहे थे, यानी कि जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ईजी ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, एनर्जी में हायर हो जाएंगे। तो हमारा जो डी लेवल था, जो कि कॉम्प्लेक्स में कैसा था, डीजेनरेट स्टेट में था, वो अभी दो स्टेट्स में टूट गया। एक को हमने कहा ईजी सेट, ईजी का मतलब डबली डिजेनरेट सेट। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबली डिजेनरेट। यहाँ पर देखिए T2G, T2G मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट। जी टर्म हम यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जी रेट है, इसलिए हमने जी टर्म लगाई हुई है। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स में टूट जाएंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ये कैसे होंगे, तीनों डिजेनरेट होंगे। ठीक है, तीनों की एक सी एनर्जी होगी, जबकि ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी सेम होगी। तो हमको दो डिफरेंट लेवल्स मिल गए। ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर है। ठीक है, ये हमारा बैरी सेंटर है, यहाँ से ये जो लेवल है ये क्या हो गया, प्लस 0.6 डेल ओ के द्वारा एनर्जी में इंक्रीज कर गया, जबकि ये जो लेवल था वो माइनस 0.4 डेल ओ के द्वारा एनर्जी में क्या हो गया, लो हो गया। ये जो पूरा डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम क्या कह रहे हैं, डेल ओ। ठीक है, ये डेल ओ, दिस इज इक्वल टू 10 डी क्यू। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो सेपरेशन है दो लेवल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड, दिस डेल ओ इज कॉल्ड द ligand field splitting parameter। ठीक है, इसे हम कहते हैं ligand field splitting parameter। तो देखिए, अगर आप सबसे पहला केस देखते हैं, D1 का केस देखते हैं, D1 यानी कि TiH2O होल 6 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को जरा देखिए, यहाँ पर टाइटेनियम स्पीसीज प्रेजेंट है, दैट इज D1 स्टेट। D1 स्टेट में है तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, जब ये लेवल, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो क्या होता है, ये दो लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं। T2G लेवल नीचे आया एनर्जी में और इजी लेवल क्या गया, ऊपर गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल हो जाएगा, इस T2G लेवल में फिल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी कितनी, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स वन, इस रेंज में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, इजी लेवल में चला जाता है। और इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है एट 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स वन। ओके, तो ये जितनी भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, किस रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन दिस डेल ओ। ये जो हमारी लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, अभी देखिए, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो लार्ज स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, कुछ लिगेंड्स हमारे जो हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करेंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स हमारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि Cn-, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO, ये सभी क्या कर रहे हैं, डेल ओ की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इस स्प्लिटिंग को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जबकि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी ही स्प्लिटिंग करते हैं, उन्होंने इतनी सी स्प्लिटिंग करी, तो ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाएंगे, इन्हें हम कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये हमारे कहलाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, जैसे कि आपका
फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ये सभी आपके वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब भी वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा डेल ओ की वैल्यू स्मॉल होगी, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अभी डेल ओ की वैल्यू और भी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए सेकेंड फैक्टर जिस पर डेल ओ की वैल्यू डिपेंड कर सकती है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मेटल आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी अगर हम कह सकते हैं अगर M+3 स्टेट में दिया हुआ है तो उसके लिए डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, थर्ड फैक्टर जो डेल ओ की वैल्यू को प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है दैट इज द ट्रांजिशन सीरीज। we should know that as we are going from 3D to 4D to 5D सीरीज। ठीक है, जब हम 3D से 4D सीरीज में जाते हैं और 4D से 5D सीरीज में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है डेल ओ की वैल्यू इंक्रीज करती है। यानी कि 3D सीरीज के लिए जो स्प्लिटिंग होगी वो छोटी होगी, जबकि 4D के लिए इससे बड़ी होगी और 5D के लिए इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि जो स्प्लिटिंग हो रही है वो 5D में सबसे ज्यादा होगी। अभी जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा CFSE वैल्यूज। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम डीवल केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में तो कंडीशन क्या होगी। देखिए हमने कहा लेवल्स टूट गए, दो लेवल बन गए T2G और EG लेवल। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करेगा इस T2G लेवल को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इस T2G ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो क्या होगा जो एनर्जी दी जाएगी, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी -0.4 डेल ओ के द्वारा डिक्रीज करती है। तो यानी कि इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.4 डेल ओ। माइनस का साइन लगा है तो माइनस हमें यहाँ नहीं लगाना है। माइनस का मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो 0.4 डेल ओ एनर्जी के द्वारा क्या हो रहा है स्टेबलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, जब भी निगेटिव में एनर्जी आ रही है मतलब सिस्टम क्या हो रहा है स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सिस्टम को क्या कर रही है स्टेबलाइज कर रही है, उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी D2 केस देखिए, D2 केस में क्या होगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे इस लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 और यहाँ पर आपके 2 ऑर्बिटल्स हैं ना dx² - y² एंड dz²। तो दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो लेवल्स में आ गए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अब आप कितनी देंगे -0.4 इंटू 2। इसलिए अब जो आपको मिली वैल्यू वो कितनी आई -0.8 डेल ओ। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, सिंबल नहीं है। दैट इज ऑल्सो मीनिंग दैट द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय 0.8 डेल ओ एनर्जी। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है 0.8 डेल ओ। ओके, थर्ड सिस्टम देखिए, थर्ड सिस्टम है जब D3 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स इन तीन लेवल्स में आ गए। ठीक है, ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है अभी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी -0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 डेल ओ। यानी हमारा सिस्टम 1.2 डेल ओ एनर्जी के द्वारा क्या हो रहा है स्टेबलाइज्ड हो रहा है। ओके, अब देखिए केस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। यहाँ तक आपने देख लिया D1 D2 D3, इनमें हमेशा आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इतनी ही मिलेगी। लेकिन केस कब चेंज होते हैं जब हम D4 से लेकर D7 तक के स्टेट्स देखते हैं, वहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए आप D4 केस आप देख रहे हैं। ठीक है, D4 केस देखिए, D4 में दो प्रोबेबिलिटीज हैं। एक प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 1 2 3 यहाँ थे और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाए। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में हो सकते हैं या इस कंडीशन में हो सकते हैं। दैट ऑल थिंग डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेल ओ एंड पी। पी क्या है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने में जो एनर्जी लग रही है उसे हम कह रहे हैं पेयरिंग एनर्जी। तो देखिए दो कंडीशंस होती हैं,
जब भी क्या होता है, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, यानी हमारी पेयरिंग एनर्जी कम है और जो ये स्प्लिटिंग वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, ये जो सिस्टम है वो इस टाइप से है, ठीक है। डेल ओ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, डेल ओ इज ग्रेटर देन द पी। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले लेवल में नहीं जा पाते हैं और वो क्या करते हैं, यहीं पर पेयर अप हो जाते हैं, ये कंडीशन बनती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जबकि हमारी डेल ओ की वैल्यू क्या है, शॉर्ट है, डेल ओ इज लेसर देन पी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल ओ की वैल्यू कम है। ऐसा कब होता है, जब हमें वीक फील्ड लिगेंड दिया हो, ठीक है, जब भी हमें वीक फील्ड लिगेंड दिया होता है तब ऐसा होता है, ठीक है। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हो, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड जब भी दिया होगा तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, हमको पता है हमारा डेल ओ वैल्यू कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से इजी लेवल में चला जाएगा, इसलिए हमको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी निकलेगी आपकी, यहाँ पर देखिए, आप जब निकालेंगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपने रखा है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में T2G में, तो -0.4 इंटू 3 और प्लस में आपका कितना आया, प्लस में आपका आया 0.6 डेल ओ, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर आई -1.2 डेल ओ प्लस 0.6 डेल ओ, तो आपकी वैल्यू आती है माइनस की 0.6 डेल ओ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब जब आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप देखेंगे तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो यहाँ पर ही पेयर अप हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं सारे, T2G लेवल में, तो वैल्यू क्या आएगी, -0.4 इंटू 4 प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी को P को प्लस करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.6 डेल O प्लस P। तो ये आपकी एनर्जी कब होगी, जब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप D5, D6 और D7 केस का भी निकाल सकते हैं, उन केसेस में भी सिमिलर वैल्यूज आपको फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आते हैं D1, D2, D3 आपने देख लिया, उसके बाद D4 का केस आपने देख लिया, हाई स्पिन किस टाइप से बनेगा, लो स्पिन किस टाइप से बनेगा, D5 का केस भी आप निकालेंगे, सिमिलरली निकलेगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, D5 केस भी इसी टाइप से निकालना है, ठीक है। D6 भी इसी टाइप से निकलेगा, D7 भी इसी टाइप से निकलेगा। अब इसके बाद जो लेवल्स आते हैं दैट इज D8, D9 एंड D10। अब देखिए D9, D10 और D8, इन तीनों लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई स्पिन और लो स्पिन की कोई कंडीशन नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आप देखिए D8 स्टेट को आप देख रहे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, या तो आप ऐसे भर दीजिए 4, 5 पहले आपने ऊपर भरे, फिर 6, 7, 8, ठीक है, इस टाइप से भर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, पहले इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर ऊपर ले जाइए 7, 8। क्या देख रहे हैं आप, दोनों ही केसेस में सेम स्ट्रक्चर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सिमिलरली हैपेंस, ये आपका D8 का केस था, तो D8 के लो स्पिन लीजिए चाहे हाई स्पिन लीजिए, दोनों केसेस सेम ही आएंगे। इसी टाइप से D9 का भी आप केस लेंगे तो D9 में भी आपको सेम कंडीशन ही मिलेगी, आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कंडीशन मिली। अगर आपने इनको पहले पेयर अप किया और फिर भरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो भी सेम कंडीशन मिली, ठीक है। सिमिलर हैपेंस इन द D10 केस, D10 केस में आपको हमेशा कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ही मिलने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर इन तीनों ही केसेस में आप देख सकते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन का कोई भी केस नहीं बनता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फील्ड स्ट्रेंथ का, आपको सेम ही कॉन्फ़िगरेशन हमेशा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए आती है, ठीक है,
देखिए, अगर आपको 4D और 5D सीरीज से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप 3D सीरीज से 4D में जाते हैं और 4D से 5D में जाते हैं, तो क्या होता है, डेल ओ की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो 5D और 4D सीरीज के लिए एक्चुअली में क्या होता है, ये जो डेल ओ की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये डेल ओ हमेशा ही लार्ज होता है, ये हमेशा ही डेल ओ वैल्यू विल बी हायर। ठीक है, डेल ओ विल बी हायर किसके लिए, 4D के लिए और 5D के लिए। 4D एंड 5D के लिए ये हमेशा हायर होगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर अप होते हैं। इसलिए 4D और 5D सीरीज के जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली आपको लो स्पिन ही देखने को मिलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं 4D और 5D सीरीज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखते हैं RuCl6-2, ये जो कॉम्प्लेक्स है रूदीनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D4 केस है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कोई एलिमेंट लेते तो उस केस में क्या होता, आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा वो एक्चुअली में लो स्पिन मिलेगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन मिलेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहीं पर पेयर अप हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रूदीनियम के केस में ये 4D सीरीज से 5D सीरीज से बिलोंग करते हुए कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसलिए डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। सिमिलरली आप देखो, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है RuOX3-, ठीक है, सिमिलर टाइप का एनालॉगस कॉम्प्लेक्स आप देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होता है FeOX3-। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये जो ऑक्जेलेट लिगेंड है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा हाई नहीं होगी। तो जब आप आयरन का कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। D5 केस है, ठीक है ना, D5 केस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मिलेंगे, तो आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लेकिन जब आप Ru का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, सेम लिगेंड हमने यूज किया है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है ये भी, तो इस केस में आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हुआ सारा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सब तरीके से मैंने आपको बता दिया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास में अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बचा हुआ है, आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ाएंगे, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, किस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है, ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। थैंक यू।